नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में सिंचाई के भाग प्रथम के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान में सिंचाई के बारे में। तो इससे पहले हम ये जान लें कि सिंचाई का क्या तात्पर्य है। तो वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की जो क्रिया है वो सिंचाई करना कहलाता है। मिट्टी में उपलब्ध आर्द्रता पर सफल कृषि निर्भर करती है, जो पौधों के अंकुरित होने तथा विकसित होने में सहायक होती है। तो मिट्टी में जो आर्द्रता उपलब्ध होती है उस पर सफल कृषि निर्भर करती है और उसी में पौधे अंकुरित होते हैं और विकसित भी होते हैं। प्रथम, सिंचाई न केवल उत्पादन में वृद्धि करती है बल्कि एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को प्राप्त करने में भी सहायक होती है। तो यदि हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई से एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें भी प्राप्त की जा सकती है और साथ में उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है, इसके द्वारा कृषि को स्थायित्व मिलता है, लेकिन जब कृषक वांछित जल के लिए अनिश्चित वर्षा पर निर्भर करता है तब कृषि मानसून पर लगाया हुआ दांव बन जाती है। तो यदि कृषक खाली वर्षा पर निर्भर रहेगा तो जो कृषि है वो मानसून पर लगाया हुआ दांव बन जाती है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई हो रही है, जबकि जैसलमेर जिले में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि राजस्थान में किन जिलों में सबसे अधिक सिंचाई होती है तथा किस जिले में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं राज्य के जल स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 है चंबल घाटी, नंबर 2 बनास घाटी, नंबर 3 माही घाटी, नंबर 4 बाणगंगा घाटी, नंबर 5 साबरमती घाटी, नंबर 6 पश्चिमी बनास घाटी, नंबर 7 सूकली घाटी, नंबर 8 लूनी घाटी तथा नंबर 9 गंभीरी घाटी। तो ये राज्य के जल स्रोत हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिंचाई गहनता। तो सिंचाई गहनता किसे कहते हैं? सकल सिंचित क्षेत्र में शुद्ध क्षेत्र का भाग देने पर जो परिणाम आता है वह सिंचाई गहनता कहलाता है। तो सकल सिंचित क्षेत्र होता है, यदि उसमें शुद्ध क्षेत्रफल का भाग दे दें तो उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको कहते हैं सिंचाई गहनता। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में 3 प्रकार के प्रमुख साधन हैं, जिसमें नंबर 1 है कुएं व नलकूप, नंबर 2 तालाब तथा नंबर 3 नहरें। जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं सिंचाई के विभिन्न साधनों में से कुएं व नलकूप सिंचित क्षेत्र के 67.40% क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं तथा तालाबों द्वारा 0.711% तथा नहरों द्वारा 30.17% भाग पर सिंचाई की जाती है। अब हम बात करेंगे कुएं तथा नलकूप में, जिसमें हम सबसे पहले कुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं वो कुएं हैं। इनके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र में लगभग 67.40% भाग पर सिंचाई होती है। इनके द्वारा सिंचाई उन्हीं भागों में की जाती है जहां इनके निर्माण के लिए भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती है। तो कुओं द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो उसी क्षेत्र में की जाती है जहां इनके निर्माण के लिए जो भौगोलिक दशाएं होती है वो अनुकूल होती है। अधिकतर कुएं वहीं बनाए जाते हैं जहां जल स्तर रेखा भूमि के निकट ही पाई जाती है।
तो यदि हम कुओं के निर्माण के बारे में बात करें तो अधिकतर कुएं वहीं बनाए जाएंगे जहां जो जल स्तर रेखा होती है वो भूमि के पास ही मौजूद हो, या हम ऐसे कह सकते हैं वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे ना हो। इस दृष्टि से भरतपुर, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, अजमेर आदि में कुओं के द्वारा सिंचाई के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ जल स्तर रेखा 6 से 12 मीटर की गहराई पर ही मिल जाती है। तो इन क्षेत्रों में कुओं के द्वारा सिंचाई उपयुक्त है। उसका कारण है कि पानी का जो लेवल है वो 6 से 12 मीटर की गहराई पर ही मिल जाता है। कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिला जयपुर है, जहां कुओं द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र का लगभग 20% भाग मिलता है। इसके अतिरिक्त अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि जिलों में भी कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है और यह सिंचाई की दृष्टि से मुख्य है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुएं व नलकूप के बारे में, जिनको यहाँ पर फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। एक साइड में कुआं दिखाया गया है और दूसरे फोटो में नलकूप को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में कुओं द्वारा सिंचाई के क्या अन्य कारण है कि इन क्षेत्रों में कुओं द्वारा सिंचाई की जा रही है, जिसमें नंबर 1 है अरावली के पूर्वी ढालों से निकलने वाली नदियों का जल धीरे धीरे रिस कर भूमि में समा जाता है, अतः जल स्तर ऊंचा रहता है और कुएं बनाने में सुविधा रहती है। तो यहाँ का जल स्तर ऊंचा रहने के कारण कुएं आसानी से खोदे जा सकते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। नंबर 2 है इस क्षेत्र की मिट्टी मुलायम तथा जलोढ़ व बलुई होने से खुदाई करना सरल है। तो इस क्षेत्र में जो खुदाई करना सरल है, इस कारण भी यहाँ कुएं अधिक बनाए जाते हैं। तथा नंबर 3 है कृषक अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से ही कुआं बना लेता है, अतः अधिक व्यय नहीं होता। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, किसान अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से ही कुआं बना लेता है, इसलिए अधिक व्यय नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में कुएं अधिक बनाए जाते हैं और उनके द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। यहाँ इस स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं कुओं द्वारा सिंचाई के क्या क्या लाभ हैं, जिसमें नंबर 1 है कुओं द्वारा क्षेत्रों में नियमित और विश्वसनीय जल आपूर्ति के कारण फसल प्रतिरूप अच्छी तरह विकसित होता है। तो कुओं द्वारा जो सिंचाई होती है वो नियमित और विश्वसनीय होने के कारण जो फसल प्रतिरूप होता है वो अच्छा, या फसल जो होती है अच्छी तरह विकसित हो सकती है। नंबर 2 है प्रति हेक्टेयर औसत उपज अधिक प्राप्त होती है। नंबर 3 नहरी सिंचाई की तुलना में कुओं द्वारा सिंचाई सस्ती पड़ती है। और नंबर 4 है कुओं से पानी हर समय तथा निरंतर मिल जाता है। नंबर 5 है चूंकि जल निकालने के लिए कृषक को परिश्रम करना पड़ता है, अतः जल का उपयोग मितव्ययता से होता है। तो जब कृषक को परिश्रम करना पड़ेगा तो वो जल को वेस्ट नहीं करेगा, उसका उपयोग जो है मितव्ययता पूर्वक करता है। तो ये कुओं द्वारा सिंचाई के कुछ लाभ हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुओं द्वारा सिंचाई के दोष क्या क्या होते हैं। इसमें नंबर 1 है कुओं से पानी निकालने के साधन महंगे हैं तथा साथ ही ऊर्जा की कमी सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 2 है यदि लगातार अधिक समय तक कुओं से जल निकाला जाए तो ये शीघ्र सूख जाते हैं तथा साथ ही जिस वर्ष वर्षा कम होती है सिंचित क्षेत्र में भी कमी हो जाती है। तो यदि लगातार कुओं से जल निकाला जाएगा तो क्या होगा, वो शीघ्र ही सूख जाएंगे और उनका जो वाटर लेवल होगा वो बहुत नीचे चला जाता है, जिससे कि सिंचित क्षेत्र में भी कमी हो जाती है। नंबर 3 है
कुओं से केवल सीमित क्षेत्र में ही सिंचाई हो सकती है। जैसे कि यदि कच्चा कुआं है तो उससे 15 हेक्टेयर और पक्के कुएं से 6.8 हेक्टेयर भूमि सिंची जा सकती है। नंबर 4 है, अधिकांश कुओं का जल खारा है जो सिंचाई के लिए अनुपयुक्त होता है। तो अधिकांश कुएं जो है उनका पानी खारा होने के कारण यदि उनसे सिंचाई की जाए तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिस कारण वो सिंचाई के लिए अनुपयुक्त होता है। तो यहाँ हमने ये देखे कुओं द्वारा सिंचाई के दोष क्या क्या है। अब हम बात कर रहे हैं नलकूप के बारे में। नलकूप का निर्माण उन क्षेत्रों में संभव है जहां जल 15 मीटर से अधिक गहराई पर पाया जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पानी का जो लेवल है वो 15 मीटर से नीचे होता है, उस क्षेत्र में नलकूप का निर्माण किया जाता है। भूमि में छिद्र बनाकर जल को पंप द्वारा धरातल पर लाया जाता है। तो नलकूप बनाने के लिए क्या करेंगे, भूमि में एक छिद्र बनाएंगे और छिद्र बनाकर उसके द्वारा जल को पंप के द्वारा धरातल के ऊपर लाया जाता है। नलकूपों का प्रयोग सामान्यतः वहां किया जाता है जहां नहर का जल नहीं पहुंच पाता। तो नलकूप का प्रयोग जो सामान्य रूप से हम करेंगे वो उस क्षेत्र में करेंगे जहां पर नहर का पानी नहीं पहुंच पाता। नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के अतिरिक्त अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने में भी किया जाता है। तो नलकूप के द्वारा सिंचाई से क्या होता है, जो अनुपजाऊ भूमि होती है वो भी खेती योग्य बन जाती है। अब हम बात कर रहे हैं नलकूपों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 है, भूमि तल के नीचे जल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए जिससे वह धरातल की मांग को स्थायी रूप से पूरा कर सके। नंबर 2 है, जल का तल धरातल से 150 मीटर की गहराई से अधिक ना हो तथा उसका तल साधारण जल तल से नीचा हो। सिंचाई की मांग औसत रूप से एक वर्ष में 3200 घंटे हो। नंबर 4 है, सस्ती विद्युत शक्ति की उस क्षेत्र में सुविधा हो। तथा नंबर 5, मिट्टी इतनी उपजाऊ हो कि नलकूप निर्माण में किया गया खर्च उस पर अधिक उत्पादन करके प्राप्त किया जा सके। तो ये नलकूप के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। नलकूप का प्रयोग जहां जलतल 14 मीटर की गहराई से अधिक हो वहां मितव्ययी सिद्ध होता है। छोटे आकार के खेतों के लिए नलकूप विशेष महत्व रखते हैं। तो जो छोटे आकार के खेत होंगे वहां पर नलकूपों का विशेष महत्व होता है। लेकिन नलकूपों से संबंधित वास्तविक कार्य सन 1956 में आरंभ हुआ तथा नलकूपों के निर्माण के लिए सबसे अधिक अनुकूल दशाएं जयपुर प्रदेश में तथा उसके बाद जैसलमेर क्षेत्र में मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नलकूप को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा साधन, तालाब, जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है। भूमि का वह नीचा भाग जिसमें वर्षा का पानी आकर रुक जाता है या मानव द्वारा निर्मित वह गर्त जो पानी से भर जाता है, तालाब की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। तो यदि हम तालाब के बारे में देखें तो वह एक गर्तनुमा आकृति होती है जिसमें पानी भर जाता है, उसको हम तालाब की संज्ञा देते हैं। तालाबों का निर्माण प्राय उन स्थानों पर किया जाता है जहां 2 या 3 और भूमि अपने आप ऊंची होती है। तालाबों का निर्माण उस क्षेत्र में किया जाता है जहां भूमि 2 साइड से या 3 साइड से ऊंची होती है और वो आकृति जो होती है वो गड्ढेनुमा आकृति या गर्तनुमा आकृति बन जाती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। राजस्थान में भूमि की बनावट ही तालाब निर्माण का निर्धारण करती है। तो राजस्थान में यदि हम तालाब निर्माण की बात करें तो वो भूमि की बनावट पर निर्भर करता है।
अब हम यहाँ देख रहे हैं राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में तालाब पाए जाने के क्या क्या कारण हैं। इसमें नंबर 1 है, राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भागों में बहने वाली नदियां वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। नदियों की अस्थायी प्रकृति तथा दशा एवं पठारी व पथरीली भूमि होने से नहरों के निर्माण में बाधा पड़ती है, इसलिए उस क्षेत्र में तालाबों का निर्माण किया जाता है। नंबर 2 है, पठार की कठोर चट्टानें तथा पहाड़ी धरातल जल को सोख नहीं सकते, इसलिए कुओं का निर्माण करना सरल नहीं है। तो पहाड़ी या पठारी भाग जो है वो कठोर भूमि या कठोर चट्टानें होने के कारण वहां पर खुदाई का कार्य आसान नहीं होने से कुओं का निर्माण करना संभव नहीं है, किंतु वर्षा के जल को तालाबों में रोककर नालियों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 3 है, इस क्षेत्र को अधिकांश जनसंख्या जो है वो बिखरी हुई है और इसमें तालाबों का बनाना ही उचित होता है। यही कारण है कि दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में तालाब जो है वो अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में अधिकतर तालाब दक्षिण व पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। तालाबों द्वारा सींचे जाने वाला सबसे अधिक क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है। इसके पश्चात उदयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक तथा कोटा जिले हैं, जहां तालाबों द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 80% है तथा राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र का लगभग 98% है। जोधपुर, सीकर, नागौर तथा झुंझुनू जिले ऐसे हैं जहां तालाबों द्वारा सिंचाई नाम मात्र की होती है, यानी जोधपुर, सीकर, नागौर और झुंझुनू में जो तालाबों द्वारा सिंचाई होती है वो नगण्य के बराबर होती है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर तथा जालोर आदि मरुस्थलीय भागों में तालाबों का अभाव है, इसलिए इनसे सिंचित क्षेत्र भी बिल्कुल नहीं है। बांसवाड़ा, अजमेर, जयपुर, डूंगरपुर, करौली व सवाई माधोपुर में भी कुछ सिंचाई जो है वो तालाबों द्वारा की जाती है। जैसलमेर में तालाबों का सर्वथा अभाव है, लेकिन यहाँ सिंचाई के साधन के रूप में खड़ीन पाए जाते हैं। तो यदि हम जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में तालाबों का अभाव पाया जाता है, लेकिन वहां पर खड़ीन जो है उनके द्वारा सिंचाई की जाती है। खड़ीन का मतलब खड़ने योग्य भूमि से है और खड़ने का तात्पर्य हल चलाने से है। जैसलमेर में छोटे छोटे खेतों में पाल बांधकर वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है और जब यह पानी सूख जाता है तो उसमें हल चलाकर खेती की जाती है, तो इन खड़ीनों में पानी आ जाता है। इस प्रकार जैसलमेर में खड़ीनें बहुत लोकप्रिय है। तो जैसलमेर में क्या होता है कि छोटे छोटे जो पाल बांध दिए जाते हैं और उन पालों में वर्षा का पानी इकट्ठा कर दिया जाता है और वो जब पानी सूख जाता है तो उसमें हल चला करके खेती की जाती है। और जैसलमेर में ये जो खड़ीनों से जो खेती की जाती है या सिंचाई की जाती है वो बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं खड़ीन को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में मुख्य तालाब कौन कौन से हैं, जिसमें है जैसमंद। यह उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर है। इससे कई नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। दूसरा है राजसमंद। राजनगर के समीप गोमती नदी को बांधकर इस तालाब को बनवाया गया है और इससे नहरें निकालकर कांकरोली, राजनगर व अन्य क्षेत्रों में
सिंचाई की जाती है। अन्य प्रमुख तालाबों में है पिछोला, फतेह सागर, वल्लभ नगर, उदय सागर, बागोलिया, सरदार समंद, हेमावास, खरडा, दांतीवाड़ा, खिवंडी, मुथाना जो कि पाली जिले में है, और पार्वती, बारेठा, सीकरी जो कि भरतपुर जिले में है, एडवर्ड सागर और विलियान ये डूंगरपुर जिले में, नार सागर, उमेद सागर, खारी, मेजा, सरेरी, अरवार ये भीलवाड़ा जिले में, तथा भोपाल सागर, कपासन, डिंडोली, गांडोला, मुरलिया, बोर्डा, सोनियानी तथा बानकिया ये चित्तौड़गढ़ में है। अब हम यहाँ देख रहे हैं पौंड सिंध राजस्थान में तालाब को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है इस स्लाइड पे। इसी के साथ ये भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है और इस स्लाइड पर पुस्तक संदर्भ या बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी अन्य विषय या इसी विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा राजस्थान में सिंचाई से संबंधित सभी वीडियो का अवश्य अध्ययन करें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।